एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी का हाल चाल बहुत जबरदस्त होंगे, क्योंकि आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 का एग्जाम जस्ट अभी होके चुका है और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे रिव्यू आए। कुछ बच्चों ने कहा सर पेपर बहुत टफ आया था, कुछ बच्चों ने कहा सर पेपर इतना इजी आया था, कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेट है पेपर। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ये पेपर इजी आया था, पेपर में टफनेस नाम की कोई चीज नहीं थी। और बाकी किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुल मिला के पेपर जो था वो इजी था, क्योंकि हमने जितने मॉक टेस्ट करे थे दोस्तों, वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमें पेपर में देखने को मिले थे। ठीक है ना। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे जो सीएससी एजुकेशन ने आपको प्रोवाइड कराए थे, तो यकीन मानिए आपका ये पेपर इजी ही रहा होगा। टफ नाम की चीज इस पेपर में कहीं से कहीं तक नहीं थी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस के डिस्कशन के ऊपर और रिव्यू के ऊपर कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। सर ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में आ चुका है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिया था। तो कह रहा है कि दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है, तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? 16,24। यस। अगर दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहां रह जाएगा 12, यहां रह जाएगा 20। तो क्या इसका रेशियो 3:5 होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। बात समझ में आ गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16,24। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने पेपर में डिस्कस किया था अपने मॉक टेस्ट में, जहां पे मिल्क और वाटर से रिलेटेड में क्वेश्चन करा था। वो कह रहा है हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ मिल्क टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द डेट मिक्सचर ऑफ 50%। वो कह रहा है हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। माने टोटल मिक्सचर कितने का है? 300 ml का, जिसमें 15% मिल्क है। तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 85%। तो पहले मिल्क और वाटर की क्वांटिटी जज कर लेते हैं। मिल्क कितना हो गया? 15% ऑफ 300 ml कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 45 ml। माने मिल्क हो गया 45 ml। तो वाटर कितना होगा? वाटर कितना होगा? 300 में से 45 माइनस कर दीजिए, 255 ml जो होगा वो आपका वाटर होगा। ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई मिल्क और वाटर की। अब वो कह रहा है कि हाउ मच प्योर मिल्क बी एडेड। कितना मिल्क और ऐड करें जिससे ये 50% क्वांटिटी में चेंज हो जाए। 50% क्वांटिटी का मतलब मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए। तो देखिए हमने मान लीजिए y क्वांटिटी ऐड करी, तो 45 प्लस y अपॉन वाटर 255 ऐसी रहने दीजिए। दैट इज इक्वल टू रेशियो कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द मिल्क एंड हाफ ऑफ द वाटर। सॉरी 1:2 नहीं, 1:1। 1:2 नहीं, 1:1। भाई हाफ ऑफ द मिल्क हाफ ऑफ द वाटर। बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 255। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 210। माने कितना मिलीलीटर वाटर और मिल्क और डालेंगे? 210 मिलीलीटर मिल्क और डालेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है x वेरीज इनवर्सली विद y। माने x वेरीज इनवर्सली विद y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर हम बात करें तो ये जब भी कभी इसको साइन को हटाते तो क्या लगाते? कांस्टेंट k लगाते, k अपॉन y। ठीक है ना। माने x1 इज इक्वल्स टू k अपॉन y1 और x2 इज इक्वल्स टू k अपॉन y2। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? y2 अपॉन y1। x1 अपॉन x2 क्या आएगा? y2 अपॉन y1। माने रेसिप्रोकेट रहेगा ना, इसी वजह से। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है सर अ गिवन सम ऑफ मनी गिव्स ₹50 एज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year and ₹102 as the compound interest for 2 years.
डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है और मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए दे रखा है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए। तो अगर मैं बात करूं तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 50 रुपए और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा 50 रुपए। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का दे रखा है 102 रुपए, माने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा 50 रुपए, क्योंकि जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 52 कितना होगा 52 तभी तो इन दोनों का कंबाइन होकर 102 रुपए आ गया। अब जरा देखिए, माने कायदे में 50 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन दे कितना रहा है 52 रुपीज। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 2 रुपए। ये 2 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा देगा, इस 50 रुपए की वजह से। तो 2 रुपए 50 रुपए का जितना परसेंट होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो R% ऑफ 50 इज इक्वल टू रुपए 2। तो R/100 इंटू 50 इज इक्वल टू 2। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4% पर एनम। R की वैल्यू कितनी आ गई 4% पर एनम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये एन्युटी का क्वेश्चन आ गया सर, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं। ऑफ ₹1000। तो एन्युटी कितने की है 1000 रुपए की। रिसीव्ड एनुअली फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए है। और डिस्काउंट रेट कितना है 5%। डिस्काउंट रेट से कोई मतलब नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% का। तो आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो ए बराबर कितना होता है, ए बराबर आर का मतलब हो गया 1000 और ए सब एन कितना है 4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05। तो सबसे पहला काम होगा इसकी वैल्यू निकालने का। ये वैल्यू कैसे निकलेगी 1 माइनस 1.05 की होल पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.05। ये वैल्यू निकाल लीजिए और जो निकल के आया उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जरा कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालते हैं। कहां गया कैलकुलेटर, तो मिल गया कैलकुलेटर सर। हाँ जी सर, अब जरा देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05, पावर नेगेटिव है ना। अब इंटू दबाकर 2 3 4 -1 डिवाइड बाय 0.05 और इंटू में 1000 आ गया 3545, माने 3546 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया सर ए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, जरा मैं इसको सही कर दूं आपके सामने, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है ये √3 की पावर x इज इक्वल टू 81। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आपका ax² - 10x + 16 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आपको यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके a की वैल्यू निकलेगी। तो जरा दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये √3 की पावर, √3 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 1/2। तो 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर कितना है 4, ये 3 की पावर कितना है 4। तो x/2 बराबर कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू 8 इसमें लगा दीजिए, x की वैल्यू 8 इसमें लगा दीजिए। तो a इंटू 64 माइनस 10 इंटू 8 80 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो 64a, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 54, माइनस का 54 नहीं माइनस का 64, इधर जाएगा प्लस का 64 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, माने आंसर क्या होगा इसका b होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका b होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। सर ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अजय वॉक्स 4 किलोमीटर/आवर एंड 4 आवर्स आफ्टर हिज स्टार्ट, माने 4 घंटे बाद जब वो चलना शुरू कर दिया उसके 4 घंटे बाद बादल साइकिल्स आफ्टर हिम एट 10 किलोमीटर/आवर, और बादल ने उसे चेस करना शुरू कर दिया 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट बी बादल कैचेस अप विद अजय। अब जरा देखिएगा, इसको पिक्चराइजेशन की फॉर्म में समझिए। मान लीजिए यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, यहां से
जो है अजय ने चलना शुरू किया, ठीक है ना। अजय ने की स्पीड थी एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है ना। इसके बाद 4 घंटे तक कोई नहीं चला। यहां से 4 घंटे बीत गए, ये 4 आवर्स का टाइम बीत गया, और यहां से बादल ने चलना शुरू किया, यहां से बादल ने चलना शुरू किया। अजय मान लीजिए यहां तक पहुंचा ही था कि बादल ने उसे कैच कर लिया। बादल ने उसे कैच कर लिया माने बादल ने उसे टेक ओवर कर लिया। करते हैं ना, गाड़ी को तेज चलाते हैं ताकि हम दूसरे को क्या कर सके, कैच कर सके, उसे ओवरटेक कर सके। मान लीजिए यहां जाके बादल ने इसे ओवरटेक कर लिया या कैच कर लिया, दोनों में से एक भी बात समझ लीजिए। तो यहां बादल की स्पीड कितनी थी? यहां बादल की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की। अब जरा बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस, यहां तक की पूरी डिस्टेंस d किलोमीटर की है। कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? d किलोमीटर की है। तो सबसे पहले अजय को कितना टाइम लगेगा? भाई अजय तो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अजय को टाइम कितना लगेगा? भाई अगर मैं बात करूं तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अजय को कितना टाइम लगेगा? अजय को टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी है? d, और स्पीड कितनी है? 4, माने इतने घंटे का टाइम लगेगा अजय को। भाई डिस्टेंस हो गई d किलोमीटर और स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, तो अजय को कितना टाइम लगेगा? d अपॉन 4 आवर्स का टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर मैं बादल की बात करूं तो बादल को कितना टाइम लगेगा? भाई बादल के लिए डिस्टेंस कितनी हुई? ये हो गई d किलोमीटर, ठीक है ना। बादल के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? d किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा? वो सॉरी, स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर की। तो बादल को कितना टाइम लगेगा? d अपॉन 10 आवर्स का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? सिर्फ 4 ही घंटे तो है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 ही घंटे तो है। डिस्टेंस तो सेम है। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर रख दे? 4 के बराबर रख दे, तो d की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो d अपॉन 4 माइनस d अपॉन 10 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 40 आ जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 हो गया। ये हो जाएगा 10d माइनस 4d, 6d आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 160 अपॉन 6, माने 26.67 किलोमीटर। माने टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 26.67 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द 7 टर्म ऑफ द एपी। बताओ यार, एपी की 7 टर्म पूछ रहा है। अब किसी एपी की nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 टर्म क्या होगी? a प्लस 6d। a कितना है हमारा? -20। तो 7 टर्म -20 प्लस 6 इंटू डी। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 4 का। तो 4 इंटू 6 24। 4 इंटू 6 24। तो ए 7 टर्म कितनी आ गई इसकी? 4 आ गई। 7 टर्म कितनी आ गई इसकी? 4 आ गई, माने सी इज द करेक्ट आंसर। एपी का तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर दिस एंड दिस। माने आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 4, ए की वैल्यू 4, और कॉमन रेशियो दे रखा है 1/2। द फिफ्थ टर्म इज, बताओ यार फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए आर टू द पावर 4। ए कितना है? 4। आर कितना है? 1/2 की पावर कितनी है? 4। माने 4 इंटू 1/16, माने आंसर कितना जाएगा? 1/4। माने बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ जी सर, A and B are two sets such that A number of element in A दे रखा है 70, number of element in B दे रखा है 60 and number of element in A union B दे रखा है 110। number of element in A intersection B पूछ रहा है, तो number of element in A intersection B डायरेक्ट कितना हो जाएगा जरा बताइए? ये हो जाएगा सर number of element in A प्लस number of element in B माइनस number of element in A union B। डायरेक्ट कर दिया, वो बात एक की है। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 60 माइनस 110। आंसर आ गया 20। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स
देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बी डैश। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आप एक सेट मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक यूनिवर्सल सेट माना हमने 1 2 3 4 5, एक ए मान लिया 1 2, एक बी मान लिया 2 3, ठीक है ना। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश, सबसे पहले बी डैश की बात करें तो बी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 5, थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रही, यहां लिख लेते हैं इसको, बी डैश। बी डैश माने यूनिवर्सल में से बी माइनस करेंगे तो 1 4 और 5, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो जरा देखिए अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इन दोनों को यूनियन करना है तो क्या आएगा 1 2, 1 2 का मतलब क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात भाई। अगर आप यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को यूनियन करना है, माने कुल मिला के क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। और 1 2 किसके बराबर है, 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा रब कर दे रहे हैं, जगह नहीं बची तो, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा शायद मैं आपको इसको क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है विच रिलेशनशिप इज ट्रू। सबसे पहले तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, log bc टू द बेस a बराबर 0 आ जाएगा। अब bc की वैल्यू किसके बराबर होगी, bc की वैल्यू किसके बराबर होगी, a टू द पावर 0, माने bc की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/c आ जाएगा, या c बराबर कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, b होगा। यहां लिखा हुआ b बराबर 1/c, b बराबर 1/c। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर में दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी सर, ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखा है, सेम। ये लिखा हुआ है एनपीआर बराबर 720 इंटू एनसीआर। याद करिए एनपीआर डिवाइड बाय एनसीआर किसके होता है, आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, एनपीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर बराबर कितना है, 720। अब 720 किसका फैक्टोरियल होता है, 720 किसका फैक्टोरियल होता है, 6 का फैक्टोरियल होता है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 720 किसका फैक्टोरियल होता है, 6 का फैक्टोरियल होता है। भाई 6 फैक्टोरियल बराबर कितना आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720 आएगा। तो यहां पे आर की वैल्यू किसकी होगी, भाई आर फैक्टोरियल बराबर कितना हुआ, 720। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज। तो पहले तो ये बताइए हर बॉय को कितनी कितनी बुक्स मिलेंगी, 2-2 बुक्स मिलेंगी। भाई 3 बॉयज है ना, बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3। तो हर एक बॉय को कितनी बुक्स मिलेंगी, 2-2 बुक्स मिलेंगी। तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 720 और नीचे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 9 तो आंसर आ जाएगा 90। आंसर कितना आ जाएगा, 90। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है आपको x² - 5x + 6 = 0 where alpha is greater than beta then the equation with the roots this। पहले तो इसके रूट्स बताइए। इसके रूट्स अगर आप बात करें तो एक तो आ जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2।
एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 2। भाई आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, चाहे जैसी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2। अब आपको वो इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा हो एंड अल्फा बीटा माइनस बीटा हो। तो जरा वैल्यू लगाइए फटाफट अल्फा बीटा की। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 2 एंड 3 2 जा 6 माइनस 3 माइनस 2। माने रूट्स क्या होने चाहिए? रूट्स होने चाहिए 6 और 3 9 और 2 11 और 6 में से 3 गया 3 में से 2 गया 1। माने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स 11 और 1 हो। अब जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करना होता है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सम ऑफ रूट्स की और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो इसका सम कितना हुआ? सर इसका सम कितना हुआ? सम हो गया सर 12 और प्रोडक्ट कितना हुआ? प्रोडक्ट हो गया सर 11। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11 इक्वल्स टू 0। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। आंसर हो गया ए। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सर ये तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको अभी मॉक टेस्ट में ही दिया था मैंने, बिल्कुल रिसेंट में। वो कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके रूट्स इक्वेशन क्या, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -3। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय यूजिंग द मैक प्रॉपर्टी। याद करिए, तो ये होता है बी क्यूब माइनस 3abc माइनस बी क्यूब होता है, सॉरी उल्टा होता है, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सीधे वैल्यू लगा दीजिए, 3abc। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 6 3 जा 18 माइनस बी क्यूब, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8 तो प्लस का 8 अपॉन ए क्यूब माने 1। आंसर कितना आ गया? 26। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है y इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2x, फाइंड द dy ओवर dx। तो सीधे इसमें क्या लगा देंगे भाई? dy ओवर dx क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, हाँ जी भाई क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं आप 3 माइनस 2x की होल पावर -1, ठीक है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 और 3 माइनस 2x की होल पावर -2। अब जाने लगे, जैसे ही जाने लगेंगे तो आवाज क्या गया? एहसान फरामोश। तो हम कहेंगे अच्छा इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -2। माने कुल मिला के हो जाएगा 2/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 2/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माने सी इज द करेक्ट आंसर। 2/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो माने ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 12 यूनिट पे। माने सीधे इसका डिफरेंशिएशन करिए और जो निकल के आया उसमें x की जगह 12 पुट कर दीजिए। तो आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा 300 माइनस 20x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे x इक्वल्स टू 12 पे, लगा दीजिए जरा, कितना आ जाएगा? 300 माइनस 20 इंटू 12 240 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। बस इसे सॉल्व कर लीजिए तो 444 में से 240 चला जाएगा। 444 माइनस 240 204। आंसर आ गया ए। 204 का मतलब आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा।
बहुत ध्यान से देखिए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमाइजेशन के लिए कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 है, लेस देन 0 का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है a अपॉन बी की होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a की होल पावर x माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोनों बेस जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। माने अगर हम बात करें तो यहां पे a अपॉन बी की होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a अपॉन बी की होल पावर माइनस x प्लस 3। भाई मैंने इसे जब रेसिप्रोकेट किया तो जो पावर थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और जो पॉजिटिव पावर थी वो नेगेटिव बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, दोनों बेस बराबर है तो इनकी पावर्स भी बराबर होंगी। तो x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, तो 2x बराबर कितना आ गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? इसका आंसर आएगा 2। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट की, जिसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चंस है। ठीक है ना। और 30 के 30 क्वेश्चन बड़े इजी से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन अ पाई डायग्राम 1% इज इक्विवेलेंट टू। याद करिए जितने भी मॉक टेस्ट आपके हुए थे उसमें मैंने पाई डायग्राम के क्वेश्चन रखे थे। मैंने आपको बताया था पाई डायग्राम का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 1% इक्वल्स टू कह रहा है, मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो टोटल क्वांटिटी होती थी उसे अगर 100% माने तो 100% से कितना एंगल बनाते थे आप? 360 डिग्री का। तो ये कह रहा है बताइए 1% से कितना एंगल बनेगा? 1% से कितना एंगल बनेगा? तो 360 डिवाइड बाय 100 डिग्री का, माने कितना आंसर आ जाएगा? 3.6 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। भाई सेंसस रिपोर्ट के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, लेकिन सेंसस रिपोर्ट जो आपने इकट्ठी करी उससे आपने रिलीजन के लिए जो डेटा निकाला वो आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल की बात करें तो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। इंटरवल की बात करें तो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि सर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास ऑफ अ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप distribution which is with equal class width are 17 and 204 respectively, then the width of the class। तो frequency density आपको कितनी रखी है? सॉरी मुद्दा कह रहा था frequency density of a class and the total frequency density है आपकी 17, frequency density है आपकी 17 और total frequency कितनी है? total frequency कितनी है? with equal class width are 17 and 204। ठीक है ना। वो कह रहा है विड्थ ऑफ द क्लास बताइए। द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास विड्थ आर 17। ठीक है। एंड द 17 एंड 204। अच्छा वो कह रहा है द विड्थ ऑफ द क्लास। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? ये होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। ठीक है ना। ये दे रखी है आपको 17, क्लास लेंथ नहीं पता और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 204। तो क्लास लेंथ बराबर कितनी आ जाएगी? क्लास लेंथ बराबर कितनी आ जाएगी? 204 डिवाइडेड बाय 17। ये 1 जा ये 2 जा, आंसर आएगा 12। आंसर कितना आएगा? 12। भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको 17 गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको 204 गिवन है, क्लास लेंथ पूछ रहा है तो हमने कर लिया। ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ 7 n plus 3, 10,
कॉमा n माइनस 3 एंड n माइनस 5 इज 15। माने इन सभी का मीन आपको दे रखा है कितना 15। आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताइए कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 1 2 3 4 और 5। 5 का मीन है 15, माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 और अर्थमेटिक मीन है 15। तो सम कितना होगा 75 होगा। सम कितना होगा भाई, सम इज ऑलवेज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। तो सम कितना हो गया, अर्थमेटिक मीन है 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो सम कितना हो गया 75। तो 75 इज इक्वल टू, इन सब का सम कर लीजिए, इन सब का सम कर लीजिए। तो पहले नंबर्स को जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 10 20, में से 3 गया 17, 17 में से 5 गया 17 में से 5 गया 12, ये आ गया 12 प्लस, अब n कैलकुलेट कर लीजिए, 1n 2n 3n प्लस 3n हो गया, प्लस 3n हो गया। तो 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा 63। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21, n की वैल्यू कितनी आ गई 21। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका आपको मीडियन निकालना है। नंबर्स में आपको बता देता हूं, नंबर्स है 21 12 49 37 88 46 74 63 55, इसका मीडियन निकालना है। तो ये 21 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसे अरेंज करने का होगा। तो ये हो जाएगा 12, 12 के बाद 21, 21 के बाद 37, 37 के बाद 46, 46 के बाद 49, 49 के बाद 55, 55 के बाद 63, उसके बाद 74 और इसके बाद 88। गिन ले जरा, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 बराबर। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी, माने 49 विल बी द मीडियन, 49 विल बी द मीडियन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सर कह रहा है द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द नंबर्स दिस, इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर अपर क्वार्टाइल, फिर उसके बाद हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहला नंबर हो गया 5, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 15 के बाद 5 12 15 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 18, इसके बाद आ जाएगा 22, इसके बाद आ जाएगा 30 और उसके बाद आ जाएगा 44। अब हमारा काम होगा सबसे पहले Q1 निकालने का। Q1 क्या होता है, 25% ऑफ द n प्लस 1। पहले कितने ऑब्जर्वेशन है, ये कितने ऑब्जर्वेशन है, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, माने 7 प्लस 1 8, 8 का 25% माने सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, कितना आ गया 12। Q3 की बात करें तो n प्लस 1 कितना हुआ 8, 8 का 75% माने 8 का 75% माने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, अपर क्वार्टाइल 1 2 3 4 5 6 30। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 माने 18 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया 9। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, समीशन x की वैल्यू आपकी 120 है, समीशन x स्क्वायर आपका 1690 दे रखा है। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। सीधे सीधे वैल्यू लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर कितना है 1690 डिवाइडेड बाय n कितना है 10 माइनस माइनस अर्थमेटिक मीन कितना होगा 120 डिवाइड बाय 10 12, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, 0 से 0 कट गया, 169 में से 144 गया, कितना बचेगा अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट क्या आएगा, माने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 5 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ द सैंपल 1 एंड सैंपल 2 आर 20 and 50 रेस्पेक्टिवली
एंड द मीन ऑफ द कंबाइंड सैंपल इज 30. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन सैंपल 1. याद करिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको हर मॉक टेस्ट में दिया इस टाइप का. अगर हम बात करें तो दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक में N1 एक में N2. इसका अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 20 और इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 50, जबकि कंबाइन का अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको कितना 30. तो कह रहा है बताइए N1 की परसेंटेज क्या होगी. तो याद करिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10. 10 क्या N1 इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20. 20 क्या N2. तो N1 अपॉन N2 कितना आ गया 2/1. N1 अपॉन N2 कितना आ गया 2/1. अब आपसे किसकी परसेंटेज पूछ रहा है N1 की परसेंटेज पूछ रहा है. तो N1 की परसेंटेज कितनी होगी करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू 100%, माने 66.67. 66.67 ए इज द करेक्ट आंसर. बात समझ में आ गई दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 4%, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 1.5. फाइंड द मॉड. बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट पेपर में दिया था मैंने. अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 4%, माने 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको 6 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको 6 गिवन है, मीन आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, इनटू 100%. ठीक है ना, बात समझ में आ गई. तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीन की वैल्यू कितनी आ गई 600/4, माने कितनी आ गई, ये आ गई सर आपकी 150. 600/4 का मतलब 150 वैल्यू आ गई, मीन आ गया आपका 150. अब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रखे 1.5. अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100%. 1.5 दे रखिए इज इक्वल टू कितना रखा है 1.5. अब देखिए मीन आप निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से आपको गिवन है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से आपको गिवन है कितना 6. ठीक है ना, मॉड भी आपको गिवन है कितना, मॉड आपसे पूछ रहा है, मीन कितना आया 150 माइनस मॉड ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6 इज इक्वल टू 1.5. तो मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 6 90, 90 का मतलब हो गया 9. तो ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 150 माइनस 9, माने मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा 141. कितना आ जाएगा 141. 141 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर. बात समझ में आ गई. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट पेपर में दिए थे. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है इफ, क्वेश्चन सही से रिप्रेजेंट कर दो, इफ 2y इज इक्वल टू 6x या 2y माइनस 6x होगा शायद, ये यहां लिख देता हूं साफ साफ. इफ 2y माइनस 6x इज इक्वल टू 6 एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 21. मॉड ऑफ y पूछ रहा है. अरे भाई सीधी सीधी बात है, ये एक सेंट्रल वैल्यू है और सेंट्रल वैल्यू पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का फर्क पड़ता है. तो सीधे सीधे x की जगह कितना लगा दीजिए 21 लगा दीजिए. तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द मॉड ऑफ y. तो सीधे सीधे लगाइए 21. तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इंटू 21 126 इज इक्वल टू 6. ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माने 132 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. 132 डिवाइड बाय 2 66. बी इज द करेक्ट आंसर. 66 माने बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. पहले इसको ठीक करके लिख दे रहा हूं, शायद आपको देख नहीं रहा होगा. इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपको 12 गिवन है, बी बी ये वाई एक्स है आई थिंक सो, ये बी वाई एक्स आपको गिवन है 4/3. देन वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ रहा है, देन वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ रहा है क्या आएगा, देन वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ रहा है क्या आएगा. ये कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में शायद, चलो चेक कर लेते हैं. हाँ ये सही है, सही है, सही है, सही है. ठीक है, अब जरा देखिए बी वाई एक्स बराबर क्या होता है, बी वाई एक्स बराबर होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स.
ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगा के दे दिया इसने, ठीक है ना। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको पता है, बी वाई एक्स आपको पता है, वेरियंस ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो यहां से वेरियंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यहां से वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, माने 12 डिवाइड बाय 4/3 है, तो इंटू लगा के 3/4 लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन लाइज फ्रॉम, भाई इट विल बी, जो वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव, -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव, माने बी इज द करेक्ट आंसर। भाई -1 से 0 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, 0 पे अनकोरिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेरिएबल। अरे वाह, ये पेयर ऑफ वेरिएबल दे रखे हैं आपको, तो देखिए इसमें ना आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें रैंक कोरिलेशन मेथड को अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे आपका रैंक्स के बीच में टाई हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाल लेते हैं। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता था, दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन एन में से एक्स बार इंटू वाई बार को माइनस करते थे। अब याद करिए, अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0 आ गया तो आर भी 0 होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नेगेटिव होगा तो आर भी नेगेटिव होगा, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव होता था तो आर भी पॉजिटिव होता था। तो जरा फटाफट से हम चेक करें, सबसे पहले तो एक्स वाई का सम, एक्स इंटू वाई का सम, तो एक्स वाई यहां निकाल लेते हैं, यह आ गया -27, यहां -1, यहां 1, यहां 27, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ गया 0, माने ये तो आ गया 0, माइनस एक्स बार माने एक्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या आएगा 0, इंटू वाई बार क्या होगा, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा, 9 1 10 10 20 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, माने कुल मिला के कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, 0 आ गया। जब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0 आ रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आदमी को यहां दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इफ समीशन डी स्क्वायर इक्वल टू 33, एन की वैल्यू 10, आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर माने 33 अपॉन एन स्क्वायर -1 माने 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1 माने 99, ये 1 जा, ये 3 जा, ये 3 जा, ये 2 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, 5 जा, माने 1 - 1/5 का मतलब आंसर आ गया 4/5, और 4/5 का मतलब आंसर आ गया 0.8, 4/5 का मतलब आंसर कितना हो गया 0.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वैल्यू ऑफ बोथ बाइवेरिएट डेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी मोर देन 1, नहीं सर। इफ वैल्यू ऑफ बाइवेरिएट रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नेगेटिव देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, नहीं सर। इफ वैल्यू ऑफ बाइवेरिएट रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, यस सर। वैल्यू ऑफ बाइवेरिएट रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी अपोजिट साइन, नो सर, सी वाला आंसर होगा। अगर दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, बात समझ में आ गई। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट 4,5, बी वाई एक्स आपको 2.5 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 6। तो सबसे पहले आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वाई और एक्स की। अब रिग्रेशन इक्वेशन वाई और एक्स की क्या होती है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होती है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होती है। अब ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 4,5 पे, माने अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कितना हो गया 4 और अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कितना हो गया 5, और बी वाई एक्स आपको 2.5 दे रखा है, तो वैल्यू लगा दीजिए, वाई माइनस वाई बार कितना है 5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है 2.5, और एक्स माइनस एक्स बार कितना हो गया 4। ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन निकल आई, ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन निकल आई क्या, वाई ऑन एक्स की। अब वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 6, तो एक्स की जगह 6 यहां लगा दीजिए, तो वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 6 माइनस 4 का मतलब 2,
तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस का 5, आंसर आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहां से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ जी सर। इफ द वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज, अगर x और y का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो उस कंडीशन में द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? 0 होगा। भाई दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, माने एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इफ ए बी सी आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में भी करा रखा है और आपको कई बार मॉक टेस्ट पेपर में दिया है। अगर तीनों वेरिएबल्स तीन इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होगी? 1/3, 1/3 और 1/3। वो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होगा? 1/3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होगा? 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेट अ कैंडिडेट पासेस इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स आर 0.5 एंड 0.6। अकाउंट में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। इकोनॉमिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यह है 0.6। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द कैंडिडेट पासेस ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, किसी एक में ही पास हो। माने जब अकाउंट्स में पास होगा तो इकोनॉमिक्स में नहीं होगा, और जब इकोनॉमिक्स में पास होगा तो अकाउंट्स में नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्टिव वाला कराया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए डैश, अब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन पार्ट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.5 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.5, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.20, ये हो जाएगा 0.30, आंसर आ जाएगा 0.5। आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 41 गलत है, इट इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि 52 संडे लिखे हुए हैं, यहां आना चाहिए था 53 संडे। 52 संडे की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी सर। किसी भी ईयर को उठा के देख लीजिए, हर एक साल में 52 संडे पढ़ेंगे, 52 मंडे पढ़ेंगे, 52 ट्यूसडे पढ़ेंगे, 52 वेडनेसडे पढ़ेंगे, 52 थर्सडे पढ़ेंगे, 52 फ्राइडे पढ़ेंगे, 52 सैटरडे पढ़ेंगे। 52 तो आने ही आने, यहां 53 होना चाहिए था, तब इसका आंसर होता 2/7। तब इसका आंसर क्या होता? 2/7। तो फिलहाल अगर आप 53 मान के करके आए हैं तो इसका आंसर होगा 2/7। वैसे इसका क्वेश्चन का मतलब देखा जाए, क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग है, चारों ऑप्शन रॉन्ग है। देखे इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए। तो सबको इसमें मार्क्स मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप सभी को इसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा सर 42। If an unbiased coin is tossed 3 times, क्वेश्चन सही कर लीजिए, थोड़ा लिखा कम है, 3 times, then find the probability of getting at least 2 head, at least 2 head। तो जब एक कॉइन को 3 बार टॉस कराया जाएगा तो टोटल केस कितने बनेंगे? 8 केस बनेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तीसरी बार में या तो हेड लगा दूं या तीसरी बार में टेल लगा दूं, ये बन गए 8 केस। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। तो अपॉन में तो 8 हो गया। अब 2 हेड के कितने केस? 2 हेड के कितने केस? 1, 2, 3। और 3 हेड का कितना केस? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/8। माने आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 माने डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सर अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स है, इसके अंदर 5 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स है।
2 balls are drawn simultaneously, 2 balls ड्रॉ की गई। वो कह रहा है फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सेम कलर बॉल्स, ये दोनों बॉल्स क्या हो, सेम कलर की हो। सर ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करे और कई बार करे हैं। सेम कलर का मतलब या तो दोनों रेड हो या दोनों व्हाइट हो, या तो दोनों रेड हो या दोनों व्हाइट हो। अपॉन में कितना केस आएगा, 8 में से कोई सी भी 2 बॉल 8c2। अब दोनों रेड होने के लिए क्या होगा 5c2 और दोनों व्हाइट होने के लिए क्या होगा 3c2। 5c2 का मतलब हो गया 10, 3c2 का मतलब हो गया 3 और 8c2 का मतलब हो गया 8 इंटू 7/2 माने 28। आंसर आ जाएगा 13/28। 13/28 ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए रखा है आपको 4/9। आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ये क्वेश्चन बी मैंने आपको मॉक टेस्ट पेपर में दिया था, मैंने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है पेपर में। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना। अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए रखा है आपको 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4/9 इंटू 2/3 माने 8/27। ठीक है ना, ये निकल आया। अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पहले से पता है, तो दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है 8/27 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 8/27 इंटू लगा के 2/1। आंसर आ गया 16/27। आंसर आ गया 16/27। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 6 क्वेश्चन बचे हैं सर, क्वेश्चन 6 बचे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 45। ये कुछ देखने में अजीब सा लग रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है एन नंबर्स एन अनबायस्ड, यहां लिखा हुआ एन अनबायस्ड डाई, ये अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक अनबायस्ड कॉइन को 3 बार टॉस कराया गया। सबसे पहले तो 3 बार टॉस कराया गया, तो केसेस कितने बनेंगे 8। चलो केसेस लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तीसरी बार में या तो हेड लगा दे या फिर तीसरी बार में टेल लगा दे। ये हो गया सर, ये बन गए 8 केसेस। वो कह रहा है इफ फर्स्ट टॉस, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट टॉस गेट्स हेड। पहला केस क्या हो गया, पहला केस क्या हो गया, पहला केस हो गया फर्स्ट टॉस गेट्स हेड। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 1 मोर हेड, माने बी केस हो गया 1 मोर हेड, 1 मोर हेड। माने आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माने पहली बार में हेड आया और दूसरा भी हेड हो, ऐसा एक ही केस है। पहली बार में हेड आए और दूसरा भी हेड हो, पहली बार में हेड आए और दूसरा भी हेड हो। ठीक है ना, 1 मोर हेड, पहली बार में हेड और दूसरा भी हेड। जरा देखिएगा कौन कौन से केसेस बनेंगे। पहली बार में हेड और दूसरा भी हेड, एक केस तो ये बन गया,
और एक केस ये बन गया, और कोई बना नहीं सर, दो ही केस बने। कितने केस बने? दो केस। कितने में से सर? 8 में से। कितने में से? 8 में से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट टॉस गेट हेड। पहले टॉस में हेड आना चाहिए। पहले टॉस में हेड आना चाहिए माने, पहले टॉस में हेड आना चाहिए माने एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4 केसेस हो गए, 4/8। आंसर हो जाएगा 0.5। आंसर कितना हो जाएगा? 0.5। बी इज द करेक्ट आंसर, या 0.5 है ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में, ये क्वेश्चन मैंने आपको हर बार मॉक टेस्ट में दिया है। हर बार जितने बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे उन्हें दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है। समीशन P0 Q0 की वैल्यू गिवन है, समीशन P0 Q1 की वैल्यू गिवन है, समीशन PQ मालूम क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, समीशन P1 Q1 की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब ये P1 Q0 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। आपसे किसका पूछा गया है फॉर्मूला? आपसे पूछा गया है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बताइए। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बताइए। तो आपसे फिशर इंडेक्स नंबर पूछा गया है। अब फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता है? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन P1 P0 Q0 Q0 इंटू समीशन P1 P0 Q1 Q1 माने अंडर रूट ऑफ लेस पे एंड पास्ट। अब दैट इज इक्वल टू, अब वैल्यू लगा दीजिए। समीशन P1 Q0 ये है 256 गिवन है, यहां पे 256 लिखा हुआ है बेटा, आप अपना पेपर में देखिए 256 लिखा है, अपॉन P0 Q0 ये रहा 196 है, इंटू P1 Q1 441 है, अपॉन P0 Q1 324 है, और इंटू 100 कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं कैलकुलेटर पे, तो ये हो जाएगा 256 इंटू 441 डिवाइडेड बाय 196 डिवाइडेड बाय 324, और जो निकल के आया उसका अंडर रूट इंटू 100, 133.33। डी इज द करेक्ट आंसर, 133.33 डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सर डिले इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ड्यू टू सडन ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन इज। भाई किसी ब्रेकडाउन की वजह से, किसी ब्रेकडाउन, मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो सर्कुलेशन है प्रोडक्शन का वो रुक गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको कहेंगे इर्रेगुलर वेरिएशन। ये कोई सीजनल थोड़ा ना है, ये तो इर्रेगुलर ट्रेंड है। ये क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर वेरिएशन कहलाएगा। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वेरिएशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्या कहलाता है? इर्रेगुलर वेरिएशन। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा सर। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ईयर दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है, 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछ रहा है किसका? 2023 का। 2023 ये रहा। तो एक प्रीवियस, एक करंट, एक फ्यूचर, तीनों का सम डिवाइड बाय 3। तो 6 प्लस 5.5 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, 6 और 5 11, 5.5 16.5 डिवाइड बाय 3। ये 5 जा 1 बचेगा, 5 जा 5.5। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सर ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में मॉक टेस्ट में आपको दिया है। नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज ₹10,000 per month in 2010 and the consumer price index number was 80 in 2010 and became 240 in 2023। मैंने यहां लिख लिया ईयर, ये 2010, ये 2023। प्राइस इंडेक्स नंबर ये कितना था? 80, और ये कितना है? ये है 240, ठीक है ना। और इनकम कितनी थी? इनकम कितनी थी? यहां थी 10,000, यहां थी 10,000। तो ये कह रहा है बताओ यहां कितना मिलना चाहिए। पहले तो इतनी बात करें तो 80% किसके बराबर? 10,000 के बराबर। तो 240% की वैल्यू कितनी होगी?
30,000 रुपए होगी। 240% की वैल्यू कितनी होगी? 30,000 रुपए होगी। तो कितने का कंपनसेशन डिमांड करेगा? 20,000 का कंपनसेशन डिमांड करेगा। भाई 10,000 मिल रही थी, अब होनी चाहिए थी 30,000। तो अगर उसे मालिक अब भी 10,000 रुपए दे रहा है तो उसका मतलब इसे कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए? 20,000 रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको हर बार मॉक टेस्ट में दिए हैं। एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वो कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर वाज years 2010 and 2020 were rupees 40 and 50 respectively. Find the price relative taking 2010 as the base year. तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 50 upon 40 into 100%. 50 upon 40 into 100%, ये हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा 125। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पेपर आपका इजी बनाया गया था। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल पे थे। बाकी पूरा का पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने मॉक टेस्ट दिए थे उसके बाहर का हो। जो मॉक टेस्ट में हमने कवर किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिले। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं और आप लोग कब मिठाई खिलाने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं सीएमए इंटर में। सीएमए इंटर में ही बात करूंगा मैं सीधे आपको। सीएमए इंटर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।